हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्था की, फेडरल सिस्टम की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी संघीय सरकार कौन सी होती है, एकात्मक सरकार कौन सी होती है और जानेंगे कि भारतीय सरकार जो है वो संघीय सरकार है या एकात्मक सरकार है। अगर संघीय सरकार है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं और अगर एकात्मक सरकार है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। इन दोनों ही विषयों के, इन चारों ही विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं संघीय व्यवस्था की। तो दोस्तों, संघीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर सरकार के बीच में हम शक्तियों का विभाजन देखते हैं। जहां पर हम सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन देखें, वो कौन सी व्यवस्था है? वो आपकी संघीय व्यवस्था है। सभी को पता है सरकार दो तरीके की होती है, सेंट्रल और आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट। तो आज कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के द्वारा सरकारों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आज विश्व में कई देश ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपकी संघीय सरकार है, जैसे आपका भारत, अमेरिका। विश्व के कई देश ऐसे भी मिलेंगे जहां पर एकात्मक सरकार है, जैसे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, आपका जापान वगैरह, इन देशों में। तो एकात्मक सरकार के क्या लक्षण हैं, आपके संघीय सरकार के क्या लक्षण हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, संघीय सरकार कौन सी होती है। तो संघीय सरकार वो सरकार होती है जहां पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है। दो गवर्नमेंट होती हैं, एक स्टेट होती है, एक सेंटर होती है, जिसे हम संघ सरकार या केंद्र सरकार के रूप में जानते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को हम प्रांतीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकारों के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी संघीय सरकार में आपके शक्तियों का विभाजन हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है, तो संघीय सरकार कौन सी हुई? जहां पर शक्ति हम बांट रहे हैं दो सरकारों के बीच में, ताकि वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। इसकी दूसरी जो वो है आपकी पॉइंट्स माना जाता है, वो है लिखित संविधान। संघीय सरकार में आपको लिखित संविधान मिलेगा, क्योंकि वही संविधान दर्शाता है कि किस तरीके से हम शक्तियों को दो भागों में बांट रहे हैं, और वो शक्तियां हम दो भागों में बांट रहे हैं, किसको कितनी शक्ति प्रदान की गई है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, शक्ति का विभाजन, जैसे मैंने आपको अभी चर्चा की कि यहाँ पर दोहरी सरकार होती है, राज्य और संघ, लिखित संविधान होता है, और आपका शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे मैंने भी आपको शुरुआत में दर्शाया, बताया कि राज्य और केंद्र दो सरकार होती हैं, दोहरी सरकारें, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है, जिसे हम बोलते हैं संघीय सरकार। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, आपके भारत में संघीय सरकार भी देखने को मिलेगी, एकात्मक सरकार के लक्षण भी देखने को मिलेंगे। उसकी मैं चर्चा भी आगे करूंगा आपके साथ। तो लेकिन अभी मैं फिलहाल संघीय सरकार का एग्जांपल लेता हूं आपकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो हमारे देश में जो सर्वोच्चता आपको देखते हैं, हम लोग संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। अर्थात भारतीय देश में, इंडिया में भारतीय आप रहते हैं, हम सब रहते हैं, यहाँ पर आप एक चीज देखते हैं कि आप सरकार की सर्वोच्चता नहीं है, सरकार को इतनी इंपॉर्टेंस, या हम कहें सरकार इतने ओहदे पर नहीं है। सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है भारत में? संविधान को। तो संविधान ही एक सर्वोच्च आपका पुस्तक मानी जाती है, जिसके द्वारा शासन प्रक्रिया को चलाया जाता है और जिसके द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। तो संघीय सरकार व्यवस्था में आपके किसे महत्वता दी जाती है सबसे अधिक? संविधान को। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपके देश में ना दोस्तों, हमारे देश में, इंडिया में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि अगर न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? ऐसी स्थिति में आपके न्यायपालिका पूर्ण रूप से आपके न्याय नहीं कर पाएगी, या हम कहें कि न्यायपालिका आपके सही तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में भूमिका नहीं निभा पाएगी, मतलब आपके किसी भी विषय की संपूर्ण जांच नहीं कर पाएगी। इसीलिए भारत में आपके, या हम कहें कि जो संघीय सरकार वाले देश हैं,
वहां पर आपके न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो किसी के दबाव में आकर कार्य ना करे। ठीक है, तो आपने संघीय सरकार को देखा। अब आप चर्चा करते हैं एकात्मक सरकार की। तो जैसा आपने देखा कि संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, दोहरी व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन एकात्मक सरकार में केवल एकल सरकार होती है, एक ही सरकार होती है, संघ केंद्र। यदि केंद्र को आवश्यकता पड़ती है, यदि केंद्र को लगता है कि मुझे क्षेत्र या राज्य सरकारों का निर्माण करना चाहिए, तो वो राज्य सरकारों का निर्माण कर सकती है, परंतु आपके इस एकल सरकार में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता। संपूर्ण शक्तियां आपके केंद्र में अधीन होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं। यदि केंद्र को लग रहा है कि मुझे राज्य की आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में केंद्र राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और कुछ शक्तियां राज्यों को दे सकती है अपनी इच्छा अनुसार। परंतु यहाँ पर सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है, केंद्र सरकार को। ठीक है, और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता, किसमें, एकल सरकार में। और यहाँ पर संविधान लिखित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि एकल सरकार में आपके फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जैसे देश हैं। तो कई देश ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान है एकल सरकार के रूप में, कई देश ऐसे हैं जहां पर आपका अलिखित संविधान है। तो जो एकल सरकार का एक देश है, संविधान लिखित मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो लिखित संविधान के रूप में आपको फ्रांस दिखता है, जो एकल सरकार का एक एग्जाम्पल है, लेकिन वहां पर लिखित संविधान है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान नहीं है, जो एकल सरकार का ही भाग है, जैसे आपके ब्रिटेन, वहां पर अलिखित संविधान है। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता। यदि केंद्र को लगता है कि उसे शक्तियां दे देनी चाहिए किसी को, तभी देती है, अन्यथा वैसे सरकार शक्तियों का विभाजन नहीं करती। संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन में सर आपके जब संविधान ही नहीं है तो सर्वोच्चता किस चीज की होगी, महत्व किसको दिया जाएगा। तो इसीलिए आपके ब्रिटेन में लिखित संविधान ना होने के कारण वहां पर संविधान को सर्वोच्चता नहीं दी जाती। लेकिन जापान में लिखित संविधान भी है, इसीलिए उसे वहां पर सर्वोच्चता दी जाती है, भले ही वो एकल सरकार का भाग हो। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको यहाँ पर पता चला होगा। सबसे पहले मैंने दर्शाया कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके हम शक्तियों का बंटवारा भी देखते हैं और शक्तियों का बंटवारा नहीं भी देखते। लाइक एक सिंपल वे में बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट के दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक संघीय सरकार और एक एकात्मक सरकार। तो संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है, एकात्मक सरकार में शक्ति का विभाजन नहीं होता। संघीय सरकार में आप संविधान की सर्वोच्चता देखते हो, एकात्मक सरकार में संविधान की सर्वोच्चता देखते भी हो, नहीं भी देखते। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन देखते हो और एकात्मक में शक्तियों का विभाजन नहीं देखते। यहाँ पर आपके लिखित संविधान आप कहीं देखते हो, कहीं नहीं देखते। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करेंगे कि संघीय सरकार की क्या विशेषता है, एकात्मक सरकार की क्या विशेषता है। और इंडिया में देखिए, भारत में आप दोनों ही पद्धति को देखते हो, संघीय व्यवस्था को भी देखते हो, एकात्मक को भी देखते हो। तो भारत में संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और है तो क्या है लक्षण वो, और एकात्मक है तो उसके भी क्या लक्षण है, इन दोनों ही पद्धति को देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हम आपके क्या नाम है। अगर भारतीय सरकार की हम बात करें, भारतीय संघ की बात करें, तो भारत में आपके दोनों ही प्रकृति की सरकारें पाई जाती हैं, संघीय सरकार भी पाई जाती है, एकात्मक भी पाई जाती है। तो उसके क्या लक्षण है, भारतीय संविधान में उनकी क्या विशेषताएं दर्शाई गई हैं। यदि भारतीय संविधान ने भारत को संघीय शासन का रूप दिया है, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय सरकार को संघीय शासन के रूप में दर्शाते हैं। और एक तरफ भारत में एकात्मक सरकार के रूप को भी दर्शाया गया है, तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो भारत में एकात्मक सरकार को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं उनकी भी। सबसे पहले संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है हमारे देश में। तो सबसे पहले हमारे देश में लिखित संविधान है,
सभी को पता है भारत एक लिखित संविधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके पश्चात अगर हम तुलना करें आपके एकात्मक रूप से या किसी और देश से तुलना करें, तो अगर ब्रिटेन से तुलना करें तो ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ठीक है, शक्ति का विभाजन, तो भारत में आप राज्य और केंद्र दोनों ही भागों को देखते हैं। देखिए, अमेरिका में राज्य और केंद्र दोनों है, लेकिन अमेरिका के संघ की तरह भारत का संघ अलग है। बिल्कुल संघीय व्यवस्था भारत की बिल्कुल अलग है आपके अमेरिका के संविधान से। जैसे मैं चर्चा करूं, अमेरिका में जैसे आपको पता है कि 50 राज्य हैं, वैसे भारत में 28 स्टेट है और 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो अमेरिका में कोई भी राज्य अपनी इच्छा अनुसार अलग हो सकता है अमेरिका से, परंतु भारत में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था से विपरीत है हमारी संघीय व्यवस्था थोड़ी सी। ठीक है, तो भारत में राज्य और केंद्र दोनों ही प्रकार की सरकारों का निर्माण किया गया है और इनके बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जो बांट दिए गए हैं राज्य और केंद्र के बीच में, और कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कार्य करती हैं। तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उन्हें सूचियों के आधारों पर बांटा गया है, जिसमें केंद्र सूची में आपके लगभग 97 विषय हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं, तो आप बता सकते हैं 97 विषय हैं। वहीं राज्य सूची की अगर हम बात करें तो इसमें 66 विषय को स्थान दिया गया है। और समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर आपके किसी भी कानून या किसी भी विषय पर आपके प्रस्ताव ला सकते हैं या कानून का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम समवर्ती सूची का स्थान देते हैं। और ऐसी समवर्ती सूची में 47 विषय को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो केंद्र, राज्य और समवर्ती, ये 3 सूचियां हैं जिन्हें बांटा गया है। केंद्र के रूप में अधिकार ज्यादा मिले हुए हैं 97 विषय, राज्य में 66 और समवर्ती में आपके 47 विषय हैं, जिसमें आपके राज्य और केंद्र दोनों मिलकर आपके कानून का निर्माण कर सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था का एक ये भाग बोल सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, भारत में यदि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या हम राज्यों की बात करें विधानसभा, विधान परिषद किसी कानून का निर्माण कर देती है, कानून का निर्माण करती हैं, क्योंकि यही विधायिका हैं जो कानून का निर्माण करती हैं। विधायिका द्वारा कानून का निर्माण भी किया जाता है। तो यदि ये कोई ऐसा कानून बना देती है जो मूल संविधान को नुकसान पहुंचाता है, मूल संविधान को प्रभावित करता है, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका द्वारा रद्द भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में संविधान को एक सर्वोच्च स्थान दिया गया है और मूल संविधान को ऐसे कोई भी कानून जो प्रभावित करते हैं उन कानूनों पर रोक लगाने का अधिकार भी आपके संविधान देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में अधिक है। ठीक है, कठोर संविधान, देखिए कठोर संविधान उस देश के संविधान को हम कहते हैं जहां पर परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता। हालांकि भारतीय संविधान में परिवर्तन हो सकता है, उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे, लेकिन भारतीय संविधान को कठोर संविधान की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। बहुत ही आपके कह सकते हैं कि बहुत ही प्रयासों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। कई समय लग जाते हैं, हम कई महीने भी देखते हैं, कई बार हम एक महीने, 2 महीनों में भी परिवर्तन देख लेते हैं। तो दोनों ही प्रवृत्ति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे संविधान कठोर भी है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो किसी के भी दबाव में आकर कार्य नहीं करती, संपूर्ण निर्णय अपने आप लेती है ताकि निष्पक्ष रूप से किसी भी फैसले की जांच की जा सके। ठीक है, तो एक ये संज्ञा विशेषता बताती है हमारे देश के संविधान की। द्विसदनीय विधायिका, तो आप अपने देश में द्विसदनीय विधायिका देखते हैं। अगर मैं सेंट्रल की बात करूं, केंद्र की बात करूं, वहां लोकसभा और राज्यसभा 2 देखते हो आप। वहीं अगर मैं राज्य में जाता हूं तो वहां पर भी 2 प्रकृति की आपकी विधायिका दिखती है, एक आपकी विधानसभा और एक आपकी विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद कुछ एक राज्य में है, परंतु वो भी आपकी संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो
पहले आपको संविधान की संघीय विशेषता पता चल गई होगी जो हमारे देश में है। हमारे देश में संघीय सरकार भी है, लेकिन एकात्मक सरकार भी है हमारे देश में, जो उसके लक्षण कुछ बताते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारे देश में एकात्मक सरकार को दर्शाते हैं? तो सबसे पहले सूचियों पर केंद्र का अधिकार। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि शक्तियों के बंटवारे के लिए सूचियों का विभाजन किया गया है, तो केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र सूची पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार केंद्र को दिया गया है। वहीं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, यदि राज्य में कोई कानून बनाना है तो वो राज्य सूची के विषय में आता है, राज्य पूरा अधिकार है। लेकिन समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को ही अधिकार दिया गया है। परंतु सोचिए, यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च फैसला किसका होगा? केंद्र सरकार का। तो सूचियों पर संपूर्ण जो हम कहें सबसे अधिक जो शक्ति प्रदान की गई है वो केंद्र को दी गई है, राज्य के विषय में नहीं, राज्य सूची के विषय में नहीं, परंतु समवर्ती सूची और केंद्र सूची के विषय पर केंद्र का अधिकार सर्वोच्च माना जाता है। तो जो एकात्मक की तरफ मोड़ देता है, एक तरफ को झुका देता है भारतीय संविधान में, ठीक है, जो एकात्मक सरकार की ओर दिखाता है। संविधान का लचीलापन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारतीय संविधान कठोर भी है तो लचीला भी है। अब भारतीय संविधान में परिवर्तन भी देखते हैं बड़ी आसानी से। भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय आपके देश में 395 अनुच्छेद थे और आज आपके देश में 465 अनुच्छेद है। तो परिवर्तन किया गया है और आपके देश में संशोधन प्रक्रिया चलती रहती है लगातार, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक लचीले संविधान के रूप में देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। आपातकालीन शक्तियां, तो ये जो आपातकालीन हम शक्तियों की बात करते हैं, हमारे देश में आपातकाल लगाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा कोई आपातकाल नहीं लगा सकता हमारे देश में। तो राष्ट्रपति केंद्र का एक भाग है, तो ये भी क्या कर रहा है? आप देखिए, एक तरफ को मोड़ दे रहा है, एक तरफ को झुका रहा है आपका संविधान केंद्र की ओर, एकात्मक सरकार की ओर। क्यों? क्योंकि आपके देश में राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार दिया गया है इमरजेंसी लगाने का, आपातकाल लगाने का। एकल नागरिक व्यवस्था, देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, राज्य और केंद्र दोनों एक केंद्र की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो, आप राज्य की भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। परंतु भारत में केवल एकरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, आपको एक ही नागरिकता प्राप्त होगी, वो भी भारतीय है, ठीक है। तो जो एकात्मक की ओर दिखाता है, इशारा करता है। न्यायपालिका की एक रूपता, देखिए आपके देश में न्यायपालिका की ना, हम अगर हम प्रणाली संरचना की बात करें, आपका लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अंतिम फैसला दोस्तों किसका माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट का। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे भारत में जो आपके केंद्र की ओर मोड़ता है उसे भी, और उसी का फैसला आपका अंतिम माना जाता है। तो ये भी एक आपके संविधान में एक रूपता की विशेषता दिखाई गई है एकात्मक की, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल हालांकि राज्य का मुखिया होता है, जिस प्रकार केंद्र के मुखिया के रूप में आपके राष्ट्रपति काम करता है, उसी तरीके से राज्य के मुखिया के रूप में आपके राज्यपाल काम करता है। परंतु सोचिए, उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उस राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में वो राज्यपाल उस राज्य में आपके कार्य करता है। यदि राज्य में आपके राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 356 लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके राष्ट्रपति के कहे अनुसार राज्यपाल वहां पर शासन करता है। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों आपको एक क्लियर हुआ होगा। आज हमने जो दर्शाया कि संघीय व्यवस्था क्या है, इसमें दो सरकारों के रूप में बताया, संघीय सरकार के बारे में, एकात्मक सरकार के बारे में, और बताया कि किस तरीके से भारत में एकात्मक व्यवस्था भी देखी जाती है और संघीय व्यवस्था भी देखी, संघीय सरकार की व्यवस्था भी देखी जाती है और एकात्मक की भी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, और यदि आपको वीडियो क्लियर हुई है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जरूर, ठीक है।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।